बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज शुएब तारिक फ्रॉम masterkey.com। आज हम आपको इस नई वीडियो के अंदर 9th क्लास की सीरीज के साथ साथ 10th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये सीरीज जो है ना वो हम इसी तरह इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करें, कंप्लीट करें। तो चलते हैं आपके अपने टॉपिक की तरफ जो कि 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑफ ऑल इन चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको सादा अल्फाज में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम मीन्स मतवाजन। मीन्स के केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ चीजें आपस में एक दूसरे को इस तरह से बैलेंस कर देती हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स के रेट होते हैं वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल जैसे हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। इसी तरह एट द स्पॉट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज होती है। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पास एक टाइप ऑफ क्या है, रिएक्शन है जो कि एक इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है मौजूद है। इस तरह क्लाउड फॉर्मेशन होती है कि जमीन से पानी जो है ना वो एवापोरेट होने के बाद जो है ना वो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। फिर क्लाउड जो है ना वो एक खास जगह पे जाके क्या करते हैं, रेनफॉल करते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो बारिश की सूरत में वापस जमीन पर आ जाता है। इसी तरह पानी जो है वो दोबारा जमीन से क्लाउड फॉर्मेशन, फिर उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन से रेनफॉल की तरह वापस। तो ये भी एक किस्म का क्या है, एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो चलते हैं हम केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम आपको कुछ डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास है रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास अगर केमिकल इक्वेशन होती है उसमें जो सब्सटेंसेस हमारे पास कंबाइन करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस दैट कैन कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ना ये कंबाइन करते हैं, तो ये बोथ जो है ना वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, जो कंबाइन होने के बाद जो न्यू चीज फॉर्मेशन होती है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करने के बाद जो एक न्यू चीज फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि हमारे पास H2O है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो रिएक्टेंट क्या होंगे, जो सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं, और प्रोडक्ट क्या होंगे, जो कि कंबाइन करने के बाद एक न्यू चीज फॉर्मेशन होती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे एक डेफिनेशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इसको सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन होने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन होने के बाद रिएक्टेंट्स अगेन बनाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब डेफिनेशन, रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन। ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें हमारे पास जो है ना वो रिएक्टेंट्स कंबाइन होने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन होने के बाद रिएक्टेंट्स अगेन फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो कंबाइन होने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है, तो इट इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल मीन्स के जो कभी भी वापस ना आ सके, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन सिंपल इस तरह से हो जाएगी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स तो बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन होने के बाद रिएक्टेंट्स कभी भी नहीं बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि जो कभी भी वापस नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन, रिएक्टेंट्स अगेन कभी भी नहीं फॉर्मेशन हो जाएगी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन, और इसको हम एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होने के बाद जो है ना वो वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब वाटर कभी भी डिकम्पोज होने के बाद जो है ना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में फॉर्मेशन नहीं होगा, खुद ब खुद ही नहीं होगा, लेकिन हमें इसको
कुछ रिएक्शंस वगैरह हम डिकम्पोज करवाने के बाद इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली तौर पे कभी भी जो है ना वो रिएक्टेंट फॉर्मेशन अगेन नहीं होती है। ठीक है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम स्टडी करने के लिए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल के हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन करते हैं। अब आयोडीन का जो पर्पल कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो कुछ लम्हे के लिए हमारे पास आयोडाइड की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसी हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हीट करते हैं, तो हमारे पास जो पर्पल कलर ऑफ आयोडीन जो है ना वो हमें अगेन दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे कि इस रिएक्शन में शो किया गया कि कलरलेस सॉल्यूशन है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, जब हम इसको हीट करते हैं तो हाइड्रोजन और आयोडीन हमारे पास दोबारा फॉर्मेशन मीन्स के पर्पल कलर ऑफ आयोडीन के वेपर जो है ना वो हमें ट्यूब के अंदर नजर आना शुरू हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। फिर थोड़े लम्हे के बाद जब हम इसको मजीद हीट करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ना वो वापस हमारे पास आयोडीन और हाइड्रोजन गैस के अंदर चेंज होना शुरू होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है, और हाइड्रोजन और आयोडाइड जो है ना वो दोबारा रिकम्बाइन होने के बाद जो है ना वो हाइड्रोजन और आयोडीन गैस के अंदर चेंज होता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या है एक एग्जाम्पल है। इस तरह एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब हम इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है रिलीज होती है। अब ये एक ओपन सिस्टम के अंदर अगर हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेडली एस्केप होती रहती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जिसकी वजह से हमारे पास रिएक्शन जो है ना वो कंप्लीशन की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब यही रिएक्शन अगर हम क्लोज सिस्टम के अंदर क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिकम्बाइन होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पे हम एक और डिस्कस करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो सेम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे ये रिएक्शन जो है ना वो हमें क्लोज सिस्टम के अंदर परफॉर्म करना पड़ता है। क्यों, अगर हम ओपन सिस्टम रखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रेडली एस्केप होती रहेगी, तो हमारे पास ये क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अगर हमारे पास क्लोज सिस्टम होगा तो क्लोज सिस्टम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप नहीं हो सकेगी, तो वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड की जो बबल फॉर्मेशन होगी वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अगेन कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देगी। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है केमिकल इक्विलिब्रियम की रिवर्सिबल रिएक्शन की एक टाइप है। ठीक है, तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम को हम आसानी से इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टेट या chemical equilibrium state is defined as the state at which rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction। मीन के रिएक्शन का रेट जो है वो इक्वल सिम्प में आ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो when rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction, मीन अगर यही एग्जांपल अगर हम इसको स्टडी करें तो इसमें क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मीन के फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर सेम रेट के ऊपर मौजूद होंगे तो इसको हम स्टेट को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल हम इस तरह से कर सकते हैं कि जिसमें रिएक्शन जो है ना वो प्रोसीड नहीं होता, मतलब कि एक जगह जाकर स्टॉप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बिल्डिंग है, जब उसकी फॉर्मेशन हो जाती है तो बिल्डिंग जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। क्यों, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेज होती हैं काउंटर बैलेंस एक दूसरे को कर लेती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग जो है ना वो एक जगह पे मौजूद है। इसी तरह आपके पास टेबल है, टेबल जो है ना या चेयर है वो कभी भी मूव नहीं कर सकेगी खुद ब खुद। क्या कि वो जब वो एक स्टैटिक की हालत में है यानी कि साकिन है तो तब वो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिलेगी। ठीक है, जब तक आप उसको मूव नहीं करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इनर्शिया है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन जो है ना वो स्टॉप नहीं करते, वो रिएक्शन जो है ना वो लेफ्ट से राइट की तरफ चले जाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ अगेन जो है ना वो हमारे पास फॉर्मेशन होते हैं। मीन्स के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है ना वो प्रोसीड करते रहते हैं, रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं करता किसी सिचुएशन के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, रिएक्शन जो है ना वो
प्रोसीड करने से रुक जाएगा, मतलब रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि रिएक्शन स्टॉप नहीं करेगा, रिएक्शन जो है ना वो प्रोसीड करता रहेगा। और हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक स्टेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना वो इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को केमिकल इक्विलिब्रियम को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफ से हम इसको आसानी से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना वो एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। अब इनिशियली हमारे पास जो है ना वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है। ज़ाहिर हमने जब उनको रिएक्ट नहीं करवाया, सपोज आपके पास दो क्वांटिटी है जो कि रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टार्ट के अंदर आपके पास क्या है, मैक्सिमम है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0। ठीक है, इसी तरह क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जब हम रिएक्टेंट्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 से इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है कि ए जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट है जो कि क्या है, बी में चेंज होने जा रहे हैं। अब ए जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट एक या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बी जो है वो प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सिंपल ए जो है ना वो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए की कंसंट्रेशन इनिशियली आपके पास क्या है, ज्यादा है, तो ए की कंसंट्रेशन आपके पास क्या होगी, इस जगह पर मौजूद होगी। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट है। इसी तरह बी की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में जब टाइम आपके पास 0 है, ठीक है, जब टाइम आपके पास 0 है तो ए की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है एंड बी की कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, 0 है। मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि बी की कंसंट्रेशन जो है ना वो आपके पास इनिशियली 0 है। ठीक है, या इसको हम ग्राफ से थोड़ा सा बाई की तरफ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब स्टार्ट के दौरान क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मींस के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये ग्रेजुअली स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा कि ए की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक हो गया, इसी दौरान आहिस्ता आहिस्ता बी की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब मजीद जो है वो ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वलाइज कर देंगे, मींस के कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी, देन दिस स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में क्या होगा, फास्ट होगा, आगे जाके स्लो डाउन हो जाएगा। इसी तरह बी की फॉर्मेशन जो होगी वो स्टार्टिंग के अंदर स्लो होगी, लेकिन बाद में क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, हमें ऐसी तरीके से पता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन मींस के जो रिएक्शन जो है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, मींस के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की तरफ होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि जो रिएक्टेंट की टुवर्ड्स होगा। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें रिएक्टेंट्स जो है ना वो हमारे पास कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली रिवर्स रिएक्शन क्या होगा कि जिसमें प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास रिएक्ट करते हैं और रिएक्टेंट अगेन फॉर्मेशन करते हैं, ये रिवर्स रिएक्शन होगा। नेक्स्ट, अब ये क्या होता है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होगा। ठीक है, इसी तरह ये थर्ड जो है वो हमें ये चीज बता रही है स्लो डाउन ग्रेजुअली, मींस कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना वो बाद में जाने के बाद स्लो डाउन होना शुरू होता है। स्टार्टिंग के अंदर तेज होता है, बाद में जाके स्लो हो जाता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है ना वो शुरू के अंदर स्लो होगा, बाद में जाके फास्ट होता है। ठीक है, तो ये स्लो डाउन ग्रेजुअली एंड स्पीड अप ग्रेजुअली। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मींस के डायनामिक इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी खसूसियात हैं वो होनी चाहिए, तभी हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल होगा या नहीं होगा। मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी मजीद खसूसियात हो सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इट इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। मींस के कभी भी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना वो उसी सिचुएशन में अचीवेबल होगा जब हमारे पास क्लोज सिस्टम होगा। मींस अगर कोई क्लोज सिस्टम है तो उसमें हमारे पास जितने भी रिएक्टिव सब्सटेंस होंगे वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, तो वो एस्केप नहीं हो सकेंगे। मींस कि वो अगर क्लोज सिस्टम होगा
तो हमारे पास वो हमारे पास बीकर्स के अंदर मौजूद रहेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर या फ्लास्क वगैरह जिसके हमने रिएक्शन परफॉर्म करना है तो वो उसी के अंदर मौजूद रहेंगे। अगर हम ओपन सिस्टम रखेंगे तो वो एस्केप हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है ना वो कभी भी अचीवेबल नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। अब जब भी इसकी एक खासियत होती है कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो हमारे पास रिएक्शन जो है ना वो कभी भी रुकता नहीं, वो चलता है। मीन्स कि क्या कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना वो इक्वल रहता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। मीन्स के जब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो रिएक्शन स्टॉप नहीं करेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मीन्स के फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के साथ क्या करते रहेंगे, सेम रेट के साथ प्रोसीड करते रहेंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डू नॉट चेंज। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डू नॉट चेंज मींस के जब आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाते हैं तो आपके पास जितनी भी रिएक्टेंट्स होती हैं और जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, कंसंट्रेशन के ऊपर चेंज नहीं आता और फिजिकल स्टेट सच एज कलर, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम ये सारी चीजें क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज मींस के कंसंट्रेशन आपके पास बिल्कुल इक्वल हो जाती है। मींस के अगर रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है ना वो अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा या कम हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो प्रोडक्ट्स को भी क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। मींस के दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो सेम रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल ऑन आइदर। अब इक्विलिब्रियम जो है ना वो हमारे पास किसी भी डायरेक्शन के जरिए में अचीवेबल हो सकते हैं। मीन्स कि अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएं या प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ अगेन वापस आए तो इक्विलिब्रियम जो है ना वो हमें दोनों डायरेक्शन से अचीवेबल हो सकते हैं। मीन्स कि या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत डायरेक्शन के अंदर क्या हो सकते हैं, अचीवेबल। लास्ट को हम डिस्कस कर रहे थे कि इसमें क्या है, हमारे पास जो है ना वो एक बॉटल है, उस बॉटल को आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो वाटर का जो लेवल होगा वो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, हिलना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद जो है ना वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम हालत में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कॉमन एग्जांपल है कि इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और उसको दोबारा अगेन अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि हमने आज डिस्कस की। नेक्स्ट जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 10th क्लास के लिहाज से कि बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है बार बार, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ना इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। इसको सिंपल अल्फाज में हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है, रिएक्टेंट्स की अमाउंट जो है ना वो मैथ में ली जाती है, या कंसंट्रेशन जो है ना वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में ज्यादातर ली जाती है। अब हमारे पास जो रिएक्शन का रेट होता है वो डिपेंड करते हैं हमारे पास के कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की कितनी है। ठीक है, मीन के रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास रिएक्टेंट जो है या रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है ना वो कितनी है। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। ठीक है, इनके रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास रिएक्टेंट की एक्टिव मासेस की कंसंट्रेशन। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हमारे पास इक्वेशन के अंदर मौजूद होंगे तो रेट जो है ना उन कंसंट्रेशन के एक्टिव मासेस के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। मीन्स कि अगर एक्टिव मासेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, अगर उनकी रिएक्शन की कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन का रेट जो है ना वो स्लो होगा। जनरली एक्टिव मासेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, इसका मतलब, और ये इक्वल होते हैं हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल जो है ना वो हमारे पास कंसंट्रेशन है, पर डेसीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम आगे चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। अब ये कैसे हम इसको डिराइव कर सकते हैं आसानी से, तो यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन है। सपोज कर लेंगे A और B जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और C और D जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक इसको कैसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, तो सादा अल्फाज में अब ये देखा जाए कि A और B मींस के ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसी तरह C और D जो है ना वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substance। ठीक है, अब मीन के रेट ऑफ रिएक्शन, अब हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ सिंपल लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
is directly proportional to the concentration of active masses of the reacting substance. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो A एंड B है. रिएक्टेंट A और B, अब उनका प्रोडक्ट हमने लिखे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस. ठीक है, तो जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बन जाएगा A एंड B. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द rate constant of forward reaction and concentration of the reacting substance in mole per decimeter cube. ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब के इक्वल. इन के अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के केस में C और D जो है ना वो हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस है और A और B जो है ना वो हमारे पास प्रोडक्ट है. तो हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के केस में कंसंट्रेशन ऑफ C और D लेंगे, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन के केस में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. तो हम इस पर यहाँ लिखते हैं सिंपली कि रेट ऑफ reverse reaction is directly proportional to the concentration of active masses of the product. ठीक है, मीन्स के रिवर्स रिएक्शन के केस में ये रिएक्टिंग है तो हमने ये रिएक्टिंग सब्सटेंस लिखी है. ठीक हो गया. इसी तरह सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन C एंड कंसंट्रेशन ऑफ B. ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ना वो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. अब इस इक्वेशंस को हमने सिंपलीफाइड फॉर्म के अंदर चेंज किया. अब हमें ऐसे तरीके से पता है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, अब सपोज करें कि ये रिएक्शन जो है ना वो इक्विलिब्रियम की हालत में है, तो तब क्या होगा, हमें अच्छे तरीके से पता है एट इक्विलिब्रियम स्टेट तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. तो यहाँ हम लिखते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की हालत में होगा, सॉरी इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल टू होते हैं. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडीशन कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. ठीक है, अब फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख देंगे जो फॉरवर्ड रिएक्शन वाली वैल्यू है. ठीक है, इस तरह रिवर्स रिएक्शन के केस में हमने ये के आर की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करते हैं. तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ के एफ एंड के आर इन इक्वेशन दिस, तो वी गेट, अब हम इसको यहाँ साथ साथ लिखते रहते हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू A कंसंट्रेशन एंड B. इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D. अब जो सिमिलर हमारे पास कंसंट्रेशन है हम उसको एक साइड पे कर देंगे, यानी कि KF इस KR को इस साइड पे ले आते हैं, तो KF ओवर KR इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, सॉरी concentration of C, concentration of B and concentration of A and concentration of B. ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है. अब ये जो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है ये हमारे पास इक्वल टू होते हैं Kc के. तो वी नो दैट कि Kc इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स. Kc की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो हमारे पास ये आ जाएगा Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B. तो ये हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन जो है ना वो हमें Kc वैल्यू मींस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताता है. तो कोई भी हमें रिएक्शन होगा तो हम उसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की क्वांटिटी जो है ना वो इस इक्वेशन के लिए फाइनली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Kc जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, C और D जो है ना वो हम इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास C और D जो है ना वो प्रोडक्ट है और A और B जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट है. तो हम इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो ये इक्वेशन हमें ये टेस्ट बताती है कि हमने क्या कर रहे हैं, किसी भी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन को हम किसी भी पार्ट के ऊपर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता हो तो हम यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये सिंपल डेरिवेशन थी. और अगर हमारे पास कोई एक ऐसी इक्वेशन हो जिसके अंदर
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस भी पार्टिसिपेट करें। अब जितनी भी इक्वेशन होती हैं उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा ट्रिक्स के जरिए आसानी से याद कर लेते हैं। सपोज कर लेंगे हमारे पास ए जो है वो हमारे पास एक रिएक्टेंट है और उसके ए नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। इसी तरह बी हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसके बी नंबर ऑफ मोल्स है। इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स, सी के सी नंबर ऑफ मोल्स है और डी के डी नंबर ऑफ मोल्स। इसको हमने स्मॉल और कैपिटल लेटर से आपको डिफरेंशिएट करके दिया। अब रेट इक्वेशन में जब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस लिखते हैं तो जो नंबर ऑफ मोल्स होती हैं वो उसकी पावर में चेंज होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में हमारे पास ए और बी जो है वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है, इनके नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो इनके रिस्पेक्टिव पावर के अंदर चेंज होता है। मीन्स के ए के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो स्मॉल है तो हमने उसकी ए की कंसंट्रेशन के ऊपर स्मॉल ए लिखी है। इसी तरह बी की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर स्मॉल बी, ठीक है। तो ये ए एंड बी जो है ना वो उसकी पावर में चेंज हो जाते हैं। मीन्स के रेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर, ठीक है। इसी तरह सी और डी है तो यहाँ पे सी और डी। सिमिलरली जहां जहां हमारे पास रिएक्टेंट्स के सब्सटेंसेस हैं ए एंड बी तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को उसके हम पावर में चेंज करें। इसी तरह ये हो जाएगा सी डी ए बी सी डी सी डी ए बी सी डी ए एंड बी। तो ये हमारे पास एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन की, जो कि हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हमने इसी ट्रिक्स के जरिए आपको आसानी से याद करने का तरीका बताया, ठीक है। तो आप आसानी से पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को सिंपली याद कर लें, फिर सिंपली याद करने के बाद उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स अगर हमारे पास मौजूद होंगे, क्योंकि जितनी भी इक्वेशन होती हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंसेस जो है ना वो एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। So that's why this is a general representation of a law of mass action। तो आपने जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने ये वाली डेरिवेशन जो है ना वो लिखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है वो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, तो उसमें से एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको प्रेजेंट करके बता देता हूँ कि हमने कैसी एक्सप्रेशन को आसानी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल अभी हमने जो पीछे इक्वेशन पढ़ी थी उसमें हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो रिएक्ट करने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर चेंज होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर चेंज होने के पहले इक्वेशंस को हम बैलेंस कर लेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें। अब हाउ वी कैलकुलेट द केसी एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हमें अच्छी तरीके से पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन केसी इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ सिंपल हम क्या लिखेंगे, वी नो Kc is equal to concentration of products over concentration of reactants। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो हाइड्रोजन और आयोडीन को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। एंड इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इसकी पावर में चेंज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके 2 है तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमने लिख दिया H2O2। तो ये इसका क्या है केसी एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने आसानी से इसका केसी एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट कर लिया। चलिए फ्रेंड्स आज का टॉपिक हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके लिए मजीद टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल masterd.com को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।